बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, अब से चंद ही घंटे के बाद रात ठीक 12 बजे पीडीएम की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान को मुस्ताफ़ी होने की जो डेडलाइन है वो ख़त्म होने जा रही है। इससे पहले भी बहुत सी तारीखें हमने देखी जो अपोजिशन की तरफ से दी गई, चाहे वो लॉन्ग मार्चेस के हवाले से थी या इस हुकूमत के ख़ात्मे के हवाले से। अब 4 ही घंटे बल्कि उससे भी कम वक्त रह गया है जब ये डेडलाइन भी ख़त्म हो जाएगी। माजी में पीडीएम ने जब से उनकी ये तहरीक शुरू हुई है, इस हुकूमत के जाने के, वज़ीर आज़म के घर जाने की क्या क्या तारीखें दी और क्या क्या ऐलानात किए। दूसरी तरफ हुकूमत जो काम कर रही है, जिसका आज भी बहुत ज़्यादा चर्चा रहा, मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई इस पर और पीटीआई के अपने जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा तस्करा किया जा रहा है, वो है कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ ऑपरेशन। लाहौर में हमने देखा कि खोखर बरादरान का जो खोखर पैलेस है उसको गिराने के बाद आज सियालकोट में ख्वाजा आसिफ जो कि ऑलरेडी नैब की हिरासत में हैं, वहाँ उनका ये प्लाज़ा, उनकी ये बिल्डिंग जो कि साबिक मेयर उनके बीवी और ख्वाजा आसिफ साहब के बेटे के नाम पर है, ये गिराई जा रही है। और आज शहजाद अकबर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीज़ें बताई हैं ज़रा उस पर भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि 36 नून लीगी रहनुमाओं से 24 अरब की ज़मीनें हमने वापस ले ली हैं। अब उसमें चौधरी तनवीर का नाम भी है, मलिक बिरादरान का नाम है, ख्वाजा आसिफ का नाम है, दानियाल अजीज़ का, जावेद लतीफ़ का, इसके अलावा आबिद शेर अली और मायज़ा हमीद के शौहर का, जो कि पीटीआई और ये हुकूमत हमें बता रही है कि इन्होंने ये इन ज़मीनों पर कब्ज़े कर रखे हैं और बहुत से लोगों से ज़मीनें वापस भी ली गई हैं। ये 3-4 दिन पहले इस्लामाबाद का एक क्लिप है जो हमें रिसीव हुआ है और ये इस्लामाबाद का अपना एरिया है, NA 52, जहाँ से राजा खुर्रम नवाज़ जो हैं वो MNA हैं और वहाँ पर इस्लामाबाद में कैपिटल में किस तरीके से कब्ज़ा माफिया घर पर फायरिंग कर रहे हैं और कब्ज़ा करना चाहते हैं। सो ये भी आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि नून लीगी तो बहुत रहनुमाओं के नाम हमें बताए जा रहे हैं और अगर वाकई किसी ने गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा किया है तो बिल्कुल वो ज़मीन वागुजार करानी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये कैपिटल के मनाजिर हमने आपको दिखाए हैं, इस्लामाबाद के मनाजिर हैं जहां पे आम लोग हैं जिनका किसी सियासी जमात से गालिबन ताल्लुक भी ना हो, उनके घरों पर लोग फायरिंग करके और कब्जा करके और उनको हिरासा करके ये कोशिश कर रहे हैं। तो इस ज़िमन में हुकूमत क्या कर रही है, इन तमाम चीज़ों पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे मलिक अहमद खान साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं PMLN के, शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन यूथ अफेयर्स। आप तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। उस्मान डार साहब, आगाज़ में आप ही से करूंगी। 4 घंटे भी नहीं हैं हुकूमत को दी गई डेडलाइन इस घर जाने की, मुस्ताफ़ी होने की, वज़ीर आज़म के लिए कि रिज़ाइन कर दें 31 जनवरी से पहले। 12 बजे वो डेडलाइन ख़त्म हो रही है, क्या करने जा रहे हैं? देखिए, ये तो बेहतर मलिक अहमद साहब बता सकते हैं। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज इनके इस्तीफे, जिस तरह ये हमें डेडलाइन दे रहे थे कि 31 जनवरी तक प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाएं, तो अब तो देखना है, कौम मुंतज़र है। पीडीएम जिस तरह आपके सामने कभी मुंह पे इस्तीफे मारने की ये बात करते थे और ये इस्तीफे इनको मिल चुके हैं और अब देखते हैं कि ये आगे क्या करने जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ पीडीएम की तहरीक दम तोड़ चुकी है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इन तमाम जमातों का एक अपना अपना एजेंडा था, अपना अपना इंटरेस्ट था। पीपल्स पार्टी का अपना इंटरेस्ट था, सिंध में उनकी हुकूमत भी थी, लेकिन जो उनके अपने मसले मसाइल थे वो उसके लिए ये सारा कुछ कर रहे थे। PMLN को अपने मामलात की फिक्र थी और मौलाना साहब पूरी कौम जानती है। तो अब इस पीडीएम के ताबूत में आखिरी कील मरियम सफदर साहब ने लगाया इस स्टेटमेंट से, इस बात से, जो चंद रोज कबल आपके सामने उन्होंने कहा कि पंजाब में हम तरीके अदम एतमाद नहीं लेके आएंगे। ये मलिक साहब, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये बेहतर तौर पे बताएंगे कि उसकी क्या वजह थी और मरकज में लेके आएंगे। ये खुद कंफ्यूज्ड है, यही वजह है कि इनका वर्कर भी कंफ्यूज्ड है। ये लोग अपने वर्कर को कायल नहीं कर सके, चाहे वो फॉरेन फंडिंग का मामला था, चाहे वो इलेक्शन में धांधली थी, किसी जगह भी ये रीजनेबल क्राउड इकट्ठा नहीं कर सके। किसी भी पार्टी की ब्लड लाइन उसका वर्कर होता है, जब ये अपने वर्कर ही बाहर नहीं ला सके, ये किस तरह पाकिस्तानी कौम को कायल कर सकते हैं किसी भी इशू के लिए।
तो यही वजह है, ये आहिस्ता आहिस्ता अपने मौकफ से पीछे चलिए, हटते गए, ठीक है। इस्तीफों से ये पीछे हट चुके हैं। आप लोग देखेंगे लॉन्ग मार्च से भी ये पीछे हटेंगे, धरने से भी पीछे हटेंगे, जिमनी इंतखाबात में ये हिस्सा लेने जा रहे हैं, सेनेट इंतखाबात में ये हिस्सा लेने जा रहे हैं। और पीडीएम का कोई मुस्तकबिल नहीं है। पहले दिन से हमने इनको सीरियस नहीं लिया, क्योंकि पीडीएम का आप कहते हैं कि कोई मुस्तकबिल नहीं है। मलिक अहमद खान साहब, चलें, आपको लगता है कि खुद सीरियस नहीं थे, हर तारीख जो दी और हर ऐलान जो किया उससे खुद पीछे हटते चले गए। मलिक साहब, अक्टूबर से सिलसिला शुरू हुआ, पहले हमने नवंबर की तारीख सुनी हुकूमत के जाने की, फिर दिसंबर, फिर कहा गया जनवरी से बहुत पहले ये काम खत्म हो जाएगा। अब आज की डेडलाइन जो है वो भी मुकम्मल होने को है, तो अब आगे का लाहे अमल क्या है पीडीएम का? जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये मैं एक शेर से बात करता हूँ, एक शेर सुनाता हूँ आपको, उसके बाद फिर मैं अपनी दलील भी आपके सामने रखता हूँ कि असल झगड़ा है क्या। प्रवीण शाकिर का एक शेर है कि मैं उसकी दस्तरस में तो हूँ लेकिन वो मुझको मेरी रजा से मांगता है। पॉलिटिक्स जो है, सियासत और इक़्तिदार और हुकूमत और लोगों की खिदमत, ये बेसिकली एक राइटफुलनेस का नाम है। और जहाँ पर पब्लिकली आपकी राइटफुलनेस कॉम्प्रोमाइज हो तो आपको रिजाइन कर जाना चाहिए। ये एक अखलाकी सवाल है जो जल्दी पीटीआई की तो समझ में नहीं आएगा। पर एनीवेज, इनकी नॉन डिलीवरेंस, इनकी नॉन परफॉर्मेंस, इस पर हम इन्हें कह रहे हैं कि आप रिजाइन कर दें, कि ये ना हो कि आपके पीछे मुहासबा करने के लिए अवाम पाकिस्तान इतनी शिद्दत से बाहर निकलें कि फिर उस वक्त एक अनारकी की सूरत नजर आए। पीडीएम ने क्या किया? पीडीएम ने बेसिकली पब्लिक मोबिलाइजेशन में इनकी जो मिस गवर्नेंस है, इनकी जो नॉन डिलीवरेंस है, इनका जो एक अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर है, इन सब इश्यूज पर पीडीएम ने बात की। और नथिंग मोर देन दैट। पीडीएम का सिर्फ मौकफ ये था कि इनकी हुकूमत जो है, इसके अंदर अवामी मुश्किलात में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। पीडीएम का मौकफ ये था कि इस हुकूमत ने लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल कर दी है। इस हुकूमत ने एक रिफॉर्म्स के नाम पे जो एक जुल्म का सिलसिला जारी किया है। यानी आपने किया क्या कि आपने IMF की तमाम शराइत को मनोअन तस्लीम किया और सारा जितना उसका बोझ था वो पाकिस्तानी अवाम पे, पाकिस्तान के टैक्स पेयर पे आपने ठीक है। अपने टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए आपके शबर। लेकिन मलिक साहब, ये आप भी जानते हैं कि चाहे कोई हुकूमत बहुत ही बुरी परफॉर्म भी कर रही हो, बुरी से बुरी चलने वाली हुकूमत भी, आपको पता है किस तरीके से ऑपोजिशन के कहने पे आप भी जानते थे कि हमारे कहने पे ये लोग रिजाइन करके घर नहीं चले जाएंगे। आप लोगों की स्ट्रैटेजी भी तब्दील होती गई, इस्तीफे देने थे, इस्तीफे नहीं आए, लॉन्ग मार्च जनवरी में होना था, नहीं हुआ, तारीख अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से इनके घर जाने की जनवरी तक चली गई, आज वो भी खत्म हो रही है। आप लोगों ने सेनेट में नहीं जाना था, पार्लिमानी निजाम का हिस्सा नहीं बनना था, आप उधर भी जा रहे हैं। देखिए साहब, मैं अर्ज करता हूँ इसमें मैंने आपसे जो बात कही, मैंने आपसे वो बात कही कि जो बेसिकली रिलेटेड टू मोरालिटी है। अब आप बात कर रही हैं रियल पॉलिटिक्स की। अच्छा, रियल पॉलिटिक्स में जो बेसिकली एक पोजीशन होती है, वो अगर 11 पॉलिटिकल पार्टीज एक एजेंडे पर मुत्तकिज हैं और उनका एतराज यही है कि इस हुकूमत के मजीद रहने से अवामी मुश्किलात में इजाफा होगा। उनका ये भी एतराज है कि इस हुकूमत की जो इलेक्शंस थी उसके ऊपर भी एतराज उठाते हैं कि वो भी दुरुस्त नहीं। तो इसके नतीजे में जो बहस खुलती है वो क्या खुलती है कि अगर इलेक्शन गलत था तो आप को इस सिस्टम का हिस्सा फ्रॉम डे वन ही नहीं होना चाहिए था। तो उसकी आर्गूमेंट में हम ये जरूर कहते रहे कि अगर ना करते तो पूरा प्रोसेस रोल आउट होना था। अगर हम ना करते तो वो जमहूरी निज़ाम पे एक खतरा हो जाता है कि अगर इससे सूरत हाल। तो ये एक ऐसी बाज़-औक़ात पॉलिटिकली सिचुएशंस आती हैं जिनमें कुछ पोजीशंस ऐसी ली जाती हैं जिनकी बुनियाद पर आपको कुछ मुश्किल फैसले और जो कि असूली तौर पे मुश्किल होते हैं वो करने भी चलें। अब वो मुश्किल फैसले कब होंगे आप लोगों के? 31 जनवरी के बाद वो हम देखते हैं। मैं जरा पीपल्स पार्टी का भी मौका, जी आखिरी लाइन आप कुछ कह रहे थे कि इस्तीफा नहीं देते तो? अगर ये इस्तीफा नहीं देते तो इनको ये अल्टीमेटम था कि आप इस तारीख तक 31 तक इस्तीफा दे दें, नहीं तो अवामी दबाव के नतीजे में तो बाहर सूरत आपको देना ही नहीं दिया इन्होंने।
तो अब अवामी दबाव के नतीजे में बाहर सूरत चलिए ये आपको भी पता था 31 जनवरी की डेडलाइन से पहले के हमारे कहने पे इस्तीफा आएगा थोड़ी 31 जनवरी तक, बट शर्मिला साहिबा पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कि पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा बनेंगे, ज़िमनी इंतखाबात कंटेस्ट करेंगे, वो भी हो रहा है, सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, आप लोगों ने ऐलान किया, उसके बाद मौलाना साहब और बाकी लोगों ने भी कह दिया कि बिल्कुल ठीक है। मौलाना साहब ने कहा कि सेनेट में चले जाना चाहिए ताकि वहाँ पर भी ये नाअहल इकट्ठे ना हो जाएँ। उन्होंने अपनी ज़ाहिर तौजीहात में से ये वजह पेश की, लेकिन अब क्या होगा? आप तो अपनी बातें मनवाए चले जा रहे हैं, लेकिन पीडीएम ने जो पहली चीजें रखी थी आवाम के सामने, जो तारीखें थी और जो मकासद थे, वो तो हमें लग रहा है कि उस पे यू टर्न होता चला जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया सादिया। देखिए किसी किस्म का कोई यू टर्न नहीं हुआ है। हमने पहले जब पीडीएम का इनेकाद किया तो उस वक़्त ही हमने एक शेड्यूल जारी किया था। सबसे पहले जलसे होने थे, उसके बाद लॉन्ग मार्च होनी थी, धरना होना था और आखिरी ऑप्शन हमारे पास था वो इस्तीफ़ों का था, मास रेजिग्नेशंस। अच्छा, अब इशू ये है कि ये तो हुकूमत का बयानिया है और ये कोशिश यही कर रहे हैं कि इस बयानिए के ऊपर ये इतना जोर डालें कि जी हम इस्तीफ़े नहीं देना चाहते, हम इस्तीफ़े नहीं देना चाहते, हम हुकूमत नहीं छोड़ना चाहते। इस्तीफ़े हम दे चुके हैं। ये फाइनल फैसला पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा कि किस वक्त हमने ये इस्तीफ़े जो हैं स्पीकर को इन द हाउस भिजवाने हैं, ठीक है? ये आखिरी हरबा होगा, उसके बाद तो फिर ज़ाहिर बात है कहने का कोई जवाब नहीं बनता। वो बात सही है। अब जो बात आप लोगों ने दे दिए, अब वो क़यादत डिसाइड करेगी कि स्पीकर को कब जाएंगे, लेकिन आपके सामने नून लीगी 2 लोगों ने दिए इस्तीफे, उन्होंने कहा गलती हो गई। मरियम साहिबा ने कहा अगर गलती से भी पहुंच गए तुम्हारे इस्तीफे तो जाओ बुलाए स्पीकर तो उसके मुंह पे मार के आओ। वो वापस गए, मुकर के आ गए। देखिए मुझे नहीं पता कि पीएमएल के प्लेटफॉर्म से क्या हुआ एग्जैक्टली। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इन्होंने अपने ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे डाले थे, वहां से किसी ने उठा के इनको प्रिंट करके स्पीकर को भिजवा दिए, ठीक है। लेकिन जो असल तरीक़ेकार है वो ये कि हमने 2 माह कबल अपनी क़यादत को इस्तीफे भिजवा दिए हैं। अब ये इनका फैसला होगा पीडीएम में मुश्तरका कि ये तमाम इस्तीफे कब स्पीकर को मुख्तलिफ असेंबलीज में भिजवाने हैं, ठीक है। कोई 1 या 2 रेजिग्नेशन नहीं जाएंगे, फिर द मास रेजिग्नेशन जाएंगे जी। अब जो एक जो बयानिया हुकूमत बड़े अरसे से जिसके ऊपर एम्फसाइज करने आप लोग एक तरफ कहते हैं कि रेजिग्नेशंस जाएंगे, दूसरी तरफ आप लोग सेनेट में भी कंटेस्ट कर रहे हैं। देखिए ना सादिया, वी विल नॉट लेट देम हैव अ वॉक ओवर इन सेनेट, ठीक है। अगर हमने इस्तीफे देने हैं हम सेनेट का इलेक्शंस लड़ के जरूर देंगे। हम ये नहीं चाहेंगे कि जनाब हम इस्तीफे दे के बैठ जाएं और अच्छा, सेनेट में आ जाएंगे, कंटेस्ट करेंगे, ज़िमनी इंतखाब लड़के पार्लियामान में भी आ जाएंगे, सेनेट कंटेस्ट करके आ जाएंगे सेनेट में, फिर आप रिजाइन करेंगे तो फिर फायदा क्या हुआ? करने दें। देखिए हम जिस दिन इस्तीफे देंगे, जिस दिन ये जमा होंगे, उससे पहले जो भी डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल प्रोसेस है हम उसका हिस्सा जरूर बनेंगे, हम उसका बाइकआउट नहीं करेंगे। ये हमने 88 के अंदर किया था और उस वक्त ये बहुत बड़ी गलती हुई थी। उसके बाद हमने सीखा इससे कि हमने इलेक्टोरल प्रोसेस में रह के हमने इस प्रोसेस को दुरुस्तगी की तरफ लेके जाना है। जब तक हमारे रेजिग्नेशंस नहीं जाते स्पीकर के पास, उस दौरान जो भी इलेक्टोरल प्रोसेस होगा उसमें हम जरूर हिस्सा लेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, इनको डर क्या है? ये जो आप कहते हैं ना हम अमेंडमेंट्स लेकर आएंगे, शो ऑफ हैंड से सेनेट के इलेक्शंस हो, ये इनको अब क्यों ख्याल आ रहा है? ये इनको ख्याल उस वक्त क्यों नहीं आया जब चेयरमैन के नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर इन्होंने ऑपोजिशन के वोट खरीदे? अब इनको खतरा क्या है? इनको खतरा है कि इनके अपने लोग बिक जाएंगे, इनके अपने लोग मुकर जाएंगे, इनके लोगों को वोट नहीं देंगे, इसलिए ये ला रहे। इनकी नीयत खराब, इनकी नीयत ये नहीं है कि इन्होंने साफ और शफाफ इलेक्शन करने। इनकी नीयत खराब है। आपको लगता है कि इनके अपने लोग इनके नामजद सेनेटर्स को नहीं करेंगे, इसलिए ये वाला बिल जो है तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है। मैं उस्मान डार साहब से इसका जवाब लूंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। उस्मान डार साहब, सेनेट पे तो ज़रा बात करते हैं। अभी ब्रेक के दौरान राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान सुनने को मिला,
वो कहते हैं कि जी डेडलाइन खत्म होने में अभी 4 घंटे बाकी हैं और हो सकता है वजीर आजम उससे पहले इस्तीफा दे दें। इतनी सादगी उन्होंने दिखाई, इतने सादा आदमी हैं आप लोग, क्या ड्रग स्मगलिंग केस बना रहे थे उन पे? अब देखें, ये एक मासूमाना सी ख्वाहिश ही कह सकता हूँ पीडीएम की। अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कोई मोतीचूर का लड्डू नहीं है जो इस्तीफा मांग रहे हैं कि इनको प्लेट में रख के दे देंगे, और मेहनत करें, इन्हें बड़ी मेहनत करने की जरूरत है। देखिए, ये वर्कर्स को तो छोड़े, मैं समझता हूँ इन्होंने आपको कंफ्यूज कर दिया। ये 3 चीजों की बात कर रहे हैं सेम टाइम पे। शर्मिला फरूकी साहिबा कह रही थी जी हमने इस्तीफे दे दिए हैं, जबकि इनकी लीडरशिप, बिलावल जरदारी साहब कहते हैं इस्तीफे नहीं देंगे, हम तरीके में एतमाद लेके आएंगे। विद इन पार्टी लीडरशिप में और जो इनके दीगर काहिदीन हैं उनके बयानात में तजाद देख लें। इसी तरह लॉन्ग मार्च की भी बात कर रहे हैं, फिर ये धरने की बात कर रहे हैं। अब इनसे आप ये पूछें अपने दोनों मेहमानों से कि ये पहले धरना देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, तरीके में एतमाद लेके आएंगे, या ये इस्तीफे देंगे। आई मीन 4 चीज़ों के ऊपर ये बात कर रहे हैं और पूरी कौम कंफ्यूज्ड है, वर्कर कंफ्यूज्ड है, मीडिया कंफ्यूज्ड है। पीडीएम जाएगी किस तरफ? तो बुनियादी तौर पे इनकी नाकामी की वजह ये है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मिसमैनेजमेंट, लैक ऑफ प्लानिंग। एक दिन एक बात करते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात करते हैं। ठीक है। और आप देखेंगे ना ही ये इस्तीफे देंगे, ना ही ये लॉन्ग मार्च पे जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने लॉन्ग मार्च करना है वो मौसम की बातें नहीं करते। लॉन्ग मार्च में आपको होता नहीं नजर आता, लेकिन चलिए सेनेट में बहरहाल वो जरूर आ रहे हैं। और सेनेट में जो अब आपने टेबल किया है बिल, सेनेट में मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना आपके अपने लोगों से आपको खौफ है, डर है, वो आपको वोट नहीं करेंगे। और फिर दूसरी चीज इसमें कि वजीर आजम इमरान खान जिस चीज के मुखालिफ थे, तरक्याती फंड के अपने मेंबरान को बुला के उन्होंने 50 करोड़ फी बंदा देने की बात की। देखिए, पिछले सेनेट इलेक्शन में जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की, जिन लोगों ने पार्टी उम्मीदवारों को वोट नहीं दिए, 20 MPs पाकिस्तान की 72 साल तारीख में PTI ने निकाले। तो हमारे तो कैंडिडेट्स को पता है अगर वो गद्दारी करने जाएंगे तो पहले से ही एक बेंचमार्क सेट कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने, मेरे लीडर ने। मैं इन दोनों से पूछता हूँ, जब ये तरीके में एतमाद लेके आए थे चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, इनके सेनेटर्स लंच पर गए, 14 अरकान वापस नहीं आए, ना ही इन्होंने उनके नाम मीडिया के सामने रखे, क्या एक्शन किया गया वो तक नहीं इन्होंने बताया। फिर इन्हीं दोनों जमातों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में खुद वादा किया कौम से कि हम शो ऑफ हैंड से या सेनेट इलेक्शन जैसे भी हैं ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, शफाफ होने चाहिए, ओपन होने चाहिए। जमीर फरोशी का बाजार जो गर्म रहता है खरीदो फरोख्त का, ये बंद होना चाहिए। अब वो काम जो वोट को इज्जत दो का नारा मलिक साहब और इनकी जमात, जो कि खोखला नारा, ये दिल से नहीं लगाते थे, अब उस वोट को असल इज्जत मेरा लीडर, मेरा वजीर आजम सादिया, आपका वजीर आजम इमरान खान देना चाहता है और देने जा रहा है, बिल टेबल करने जा रहे हैं। अगर ये वाकई ही वोट को इज्जत देना चाहते हैं, जमीर फरोशी का जो बाजार गर्म रहता है खरीदो फरोख्त का, उसका हमेशा हमेशा के लिए दरवाजा बंद करना चाहते हैं, तो फिर आए हमारा साथ दें। ये क्या कहना जी के तो फिर सपोर्ट करें। चलें मलिक अहमद खान साहब जी। ठीक, बिल्कुल मलिक अहमद खान साहब, ये चीज़ सेनेट के हवाले से ओपन बैलेट करने की कोशिश तो 2014 में खुद आप लोगों ने की। नवाज शरीफ साहब उस वक्त वजीर आजम थे, चाहते थे कि ये हो जाए। तो अब बजाय इसके कि ये देखा जाए कि कौन सी जमात ये बिल लेकर आ रही है, ये वो चीज़ है जो आप भी चाहते थे, सारी जमातें इसकी बात करती हैं, तो बजाय इसके कि मुखालफत की जाए, इसमें तो फिर हिमायत करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा देखिए सादिया, बुनियादी बात जो है वो तो इस बात से शुरू होती है ना कि आप किसी मतलब एक चीज जो जिसके स्पेलिंग्स जो हैं वो, फॉर एग्जांपल आपने सादिया लिखना है तो आपको उसके लिए SA अगर इंग्लिश में लिखना है तो SAADIA लिखना पड़ेगा, या आप सिंगल A के साथ लिख लेंगे एट द बेस्ट। अब अगर ये उसके स्पेलिंग Z से स्टार्ट करेंगे और उसके आगे TB डाल देंगे तो उसको कौन मानेगा। अब इनको अगर यही नहीं पता कि उसको पहले इन्होंने एडवाइजरी नेचर में सुप्रीम कोर्ट भेज दिया, अब वो मुतनासिब नुमाइंदगी सेनेट की बुनियाद है, क्योंकि वो हाउस ऑफ फेडरेशन है, उसके अंदर आपकी आबादी की बुनियाद पर आपकी कोई वोटिंग की पैटर्न नहीं है, उसमें आपने मुतनासिब नुमाइंदगी दी हुई है।
उसके पीछे एक पूरी एक प्रोसेस जो है वो इसलिए रखा जाता है कि आपने इक्वल वोट्स का राइट जो है वो जिनकी आपकी जो बाकी फैक्टर्स हैं जिसमें पॉपुलेशन हो जाती है जिसकी बेसिस पर आपका वोट पड़ता है उसको आपने काउंट नहीं किया हुआ। अब अगर मुतनासिब नुमाइंदगी के कानून को आप ओपन बैलेट से करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? अभी तक उसकी हमें उसका मोडस ऑपरेंडाई हमें समझने तरीका कार ही नहीं हमारे सामने कि क्या होगा। अच्छा, तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप अगर ये करना चाह रहे हैं, तरीका कार दुरुस्त नहीं है। नहीं सुन लेना, उसकी बात सुन लेना। उसके एक वो लफ्ज बीच में पूरी गुफ्तगू के जो कि उसकी बुनियाद बनाता है, उसकी पूरी एसेंस नहीं होता। असल मकसद ये है कि अगर आप सेनेट के इलेक्शंस की आप अपनी कोई मेल प्रैक्टिस खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए वर्ल्ड बेस्ट अडॉप्टेड प्रैक्टिसेस को तो आप खत्म नहीं कर सकते। अगर आपकी तरीके इंसाफ के लोग बिकते हैं जो आपके पिछली बार बिके, वैसे असल में तो ये था कि उन लोगों की परवेज खटक साहब के साथ नहीं बनती थी, उनके हलकों में इनके पास ऑल्टरनेट कैंडिडेट्स मौजूद थे और उनकी एक पूरी हिस्ट्री मौजूद थी जिस बुनियाद पर उनको शंट आउट किया गया। नहीं तो पैसे तो इनके सारे लोग ही लेते। इसके पूरे इलेक्शंस में आप देखें क्या हुआ। अभी जो पीटीआई की पूरी फॉर्मेशन थी वो क्या थी, वो सारे किसी न किसी अपने इंटरेस्ट पे और इस तरह का इंटरेस्ट जो कि बिल्कुल जिसके ऊपर बड़े सवालिया निशान उठाए जा सकते हैं वो सारे मौजूद थे। पूरी कैंपेन का जो महवर था वो क्या था, वो सारी बातें छोड़ दे आप। ये सिर्फ हाई मॉरल ग्राउंड एक पॉलिटिकल, आप कह रहे हैं कि तरीका कार भी इनका दुरुस्त नहीं था और जिस वजह से भी लाया जा रहा है उसको सामने रखते हुए आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। दे आर जस्ट प्लेइंग द गैलरी। नहीं, हम तो इनके साथ किसी बात पे ताउन का हमें जब इनकी पूरी नीयत पे ही शक है, हमें ये पता है कि ये बदनीति की बुनियाद पर किया जाने वाला अमल है, तो उसके ऊपर हम कैसे मान लें कि ये दुरुस्त बात कर रहे हैं? अगर इनकी इंटेंशन ठीक थी, अगर इनका मुझे कल मैंने मजहर अब्बास साहब की बात को बड़े अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा जी ठीक है, चले अगर पीटीआई ये कहती है कि उन्होंने अपने 20 लोगों को निकाला था तो इनके पास तो फुटप्रिंट मौजूद था कि इनके 20 लोग जो है वो बिके, इन्होंने उनको निकाला। अब अगर इनको ये चीज थी तो ये जब गवर्नमेंट में आए तो पहला काम ही ये करते कि सेनेट के इलेक्शन, एक तरफ वो पंजाबी की एक मिसाल है कि जंज भी आई कुड़ी दे कान में, एक महीना बारात आ गई, अब आप कमाल करते हैं इसमें ऐसे कैसे? ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब ये इतनी उजलत में हो रहा है जब एक महीना रह गया सेनेट के इंतखाब को। इसी पे मैं शर्मिला फारूकी साहब आपका भी जरा सेनेट इंतखाबात के हवाले से मौका भी करना चाह रहा हूँ। उन्होंने जवाब दे दिया। मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा था। जी डॉक्टर साहब, जी कर दें रिस्पॉन्ड। मैं मलिक साहब से सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक नहल शख्स मियां नवाज शरीफ के लिए रातों रात अगर अमेंडमेंट लाई जा सकती है सिर्फ उसे पार्टी का सदर बनाने के लिए, तो पाकिस्तान में वोट को इज्जत देने के लिए, शफाफ सेनेट इलेक्शन के लिए हम एक पेज पे आ सकते हैं। हमने चंद माह कबल आर्मी चीफ की एक्सटेंशन में पूरी पार्लियामेंट ने एक पेज पे आकर, जिसमें इनकी जमात भी शामिल है, एक अच्छी तारीख रकम की, एक अच्छा इकदाम किया। वो भी तो एक एग्जाम्पल है हमारे सामने। हाँ। तो क्यों नहीं सेनेट इलेक्शन पे आ सकते? क्यों नहीं हो सकता? अगर ये सिर्फ खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म रखना चाहते हैं, शर्मिला फारूकी साहब की बारी आने वाली है, वो कौम को बताएं कि 2 सेनेटर इनके केपीके से पिछले इलेक्शन में जीते, एक भी नहीं बनता था, 2 आगे इनके। ये भी बताएं इन्होंने कौन सा वहां इनके पास जादू का चिराग था कि इनके 2 सेनेटर्स केपीके से लास्ट इलेक्शन में आगे। तो ये सारी चीजें कौम के सामने है। जी शर्मिला फारूकी साहबा, बिल्कुल। देखिए सादिया, मैंने पहले एक बात बड़े शुरू में कह दी थी कि इनकी नीयत जो है वो ठीक नहीं है। अगर इनकी नीयत वाकई इस्लाहात की होती और ये चाहते कि शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शंस हों सेनेट के, तो ये जब हुकूमत में आए थे तो इनको इस्लाहात लानी चाहिए थी। अब इशू क्या है, इन्होंने खुद चेयरमैन सेनेट के जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन था उसमें खुद इन्होंने अपोजिशन के वोट खरीदे, इन्होंने खुद करप्शन का बाजार गर्म किया, इन्होंने खुद हॉर्स ट्रेडिंग को फरोग दी। अब इनको खतरा ये है कि इनके अपने लोग बिक जाएंगे, इनके अपने लोग इनके खिलाफ वोट देंगे। तो अब ये उजलत के अंदर ये अमेंडमेंट ला रहे हैं। इस वक्त हम इनसे बातचीत करने को बिल्कुल तैयार नहीं है, इनके साथ कोऑपरेट करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। लेट मी कैटेगोरिकली स्टेट ओवर, वी विल नॉट सपोर्ट दिस अमेंडमेंट नाउ। हम इनसे बहुत अरसे से बात करना चाह रहे थे, लेकिन आपने इनका रवैया देखा,
ये ऑपोजिशन तो क्या, ये अपने लोगों को घास नहीं डालते। ठीक है। और जो स्पीकर नेशनल असेंबली का रवैया है, हम तो उनकी कोई कमेटी हेडेड बाय है, हम So you will not have any dialogue with the government now, and you will not support this amendment in any way. ये खराब है। अगेन ये अपने वोट सिक्योर करने के लिए, ये अपने वोट जो इनके वोट चले जाएंगे ऑपोजिशन को, उनको बचाने के लिए, अगेन ये अपने आप को बचाने के लिए अमेंडमेंट ला रहे हैं। इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस्लाहात के अंदर, शफाफ ट्रांसपेरेंसी के, इसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं। देखें, लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने जो कल बयान दिया था वो भी काफ़ी वाजे है। उन्होंने कहा कि हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, लेकिन हम फिर भी ये लेकर आ रहे हैं ताकि ये बाकी जमातें एक्सपोज हो जाएं जो सपोर्ट नहीं करेंगी। तो जानते वो भी हैं कि अगर वो पास नहीं भी करा सकते तो द पर्पस ओनली इज टू एक्सपोज PMLN एंड पीपल्स पार्टी। ऑफ कोर्स, बिकॉज दे आर प्लेइंग टू द गैलरीज। कोई चीज होती है ना रेटोरिक, एक रेटोरिक क्रिएट करना और उसके ऊपर कहना कि नहीं नहीं नहीं, देखा ना, ये तो ऑपोजिशन वाले चोर हैं, डकैत हैं, ये तो करते ही ये काम है, इसलिए इनको इसलिए ये हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। और इन्होंने तो, इमरान खान साहब ने तो बेचारे ने ये भी कह दिया कि हमें सेनेट में वोट मिले ना मिले, हम तैयार हैं। तो इनको पता है कि इनके वोट चले जाएंगे कहीं और, दे नो इट, इसलिए ये एक लास्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, इस वजह से हो रहा है। अच्छा, मैं राइट कामयाब नहीं होगा, लास्ट स्टंट कर रहे हैं। मैं ब्रेक पे जाने से पहले उस्मान डार साहब, अभी मलिक साहब ने परवेज़ खटक साहब का जिक्र किया था। अब परवेज़ खटक साहब उन लोगों में शुमार होते हैं PTI के जिनकी तारीफ अपोजिशन के भी बड़े लोग करते हैं। इनके हवाले से बड़ी रूमर्स जो है ना वो भी चलती रहती हैं, कैपिटल में बड़ी इनके हवाले से अफवाहें जो हैं वो गर्म रहती हैं। कभी नेशनल गवर्नमेंट का जिक्र की अफवाह आती है तो वहाँ पे इनका नाम चल पड़ता है। कभी ये कहा जाता है कि जी परवेज़ खटक साहब विकेट की दोनों तरफ खेलते हैं। आज परवेज़ खटक साहब ने एक बयान दिया है, ज़रा उस पर तो कमेंट फरमा दीजिए। उन्होंने कहा, मैं चाहूँ तो इमरान खान की हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती। देखिए, मैं तो उनका ट्वीट देख रहा था सोशल मीडिया पे और उन्होंने वजाहत दी है, इमरान खान उनके लीडर हैं और वो उनके साथ खड़े हैं। और मेरा ख्याल है शायद उनकी स्टेटमेंट को ट्विस्ट किया गया है। खैर, मैंने उनका ये बयान तो नहीं सुना, लेकिन मैंने उनका ट्वीट, उनका जो वजाहती बयान आया है वो ज़रूर सुना। और परवेज़ खटक हमारे माशाल्लाह सफ़े अव्वल के खिलाड़ी हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी उन पर पूरा एतमाद करते हैं और आपके सामने है मकसद। पहले ये जो कह रहे थे जी वो MPA जो इनके बिग गे, वो परवेज़ खटक साहब से उनको इशू था। परवेज़ खटक साहब ने सूबे को 5 साल डिलीवर किया है, सर्व किया। और अगर हमें खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में दूसरी दफ़ा हुकूमत मिली है तो परवेज़ खटक साहब की भी और उनकी पूरी टीम को मैं खराज तस्लीम पेश करना चाहता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने वहाँ माशाल्लाह काम किया। तो वो ये ठीक है, चलें, बड़े सियासत में ऐसे बयानात आते हैं, बयानात तो आ ही जाते हैं और फिर जब मीडिया पे चल जाएं, खबर बन जाएं तो फिर उनको कहा जाता है कि मीडिया ने कर दिया और फिर वजाहती बयानात आ जाते हैं। लेकिन जाहिर है वो बयान आपका नहीं था, आप यही कहेंगे परवेज़ खटक साहब का था और उन्होंने वजाहत दे भी दी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये जो कब्जा माफिया के खिलाफ इस हुकूमत का ऑपरेशन है, इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मलिक अहमद खान साहब, पहले तो ये बताइएगा कि आज जिस तरीके से हुकूमत ने यह दावा किया है कि 36 नून लीगी रहनुमाओं से 24 अरब की ज़मीनें वागुजार हुई हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब का नाम है, मोहसिन शाहनवाज रांझा, आबिद शेर अली, मियाँ जावेद लतीफ़ और भी बेतहाशा लोगों के नाम बताए गए हैं। और हम देख रहे हैं कि जो ऑफिशियल अकाउंट्स भी हैं सोशल मीडिया पर PTI के, इस हुकूमती जमात के, वो भी सारी डिटेल्स इस हवाले से बता रहे हैं। सो ये चीज़ें क्या PMLN में पहले कभी इन पर डिस्कशन हुई? ये पता था कि इन सब लोगों ने गैर सरकारी और तौर पर और गैर कानूनी तौर पर ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है और आज ख्वाजा आसिफ साहब का प्लाजा भी गिराया गया? अच्छा, मैंने इससे मुज़क्का खेज और इससे बड़ी गलत बयानी और इतना झूठ पर मबनी मैंने आज तक डॉक्यूमेंट नहीं देखा। इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें आपके सामने अगर वो रिपोर्ट है तो 2 नाम इन्होंने लिखे हैं।
जो जिनका मुझे एग्जैक्ट नॉलेज है कि ये जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये जमीन 25 एकड़ जमीन इन्होंने एक मजहर रशीद से वागुजार करवाई है। अच्छा, ये तो बिल्कुल उनके पास तो एक 1.5 एकड़ जमीन थी, वो इनकी परचेज थी। तो ये कौन सी जमीन की बात कर रहे हैं? तो अगर ये इस तरह से, जिसको मैं एग्जैक्टली जानता हूँ कि वहां पर ये मसला है, क्योंकि वो मेरी करीबी फैमिली के अंदर हैं और उसका जो मैटर है वो मेरी एग्जैक्ट नॉलेज में है, तो मैं शहजाद अकबर साहब से आपके प्रोग्राम की वसातत ये आप सियालकोट की बात कर रहे हैं? ख्वाजा आसिफ वाली बात कर रहे हैं? नॉट सियालकोट, या किसी और की जमीन की बात कर रहे हैं? ये उसी लिस्ट में इन्होंने एक जमीन दी हुई है जो कि 1.5 एकड़ जमीन। अच्छा, ठीक है, ओके। और उसमें इन्होंने 25 एकड़ लिखा हुआ है। और वो जमीन भी जो 1.5 एकड़ है वो भी उसका सरकार के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी परचेज जमीन है, लिटिगेशन के अंदर है। उसके ऊपर एक उन्होंने गलत पर्चा भी दिया है, वो कोर्ट के अंदर है। लेकिन देख रहे हम चलें, ये तो एक बात जो है कि आप लोगों के जो उनके लीगल राइट्स हैं इस गार्ब में कि वो PMLN के हैं, उनके लीगल राइट्स आप डिनाई करने के लिए बाहर निकले हैं, तो ये कहाँ की बात है करने वाली? किस तरह का ये इंसाफ? कल मैंने सुना अफजल खोखर साहब को, उनकी जो स्पीच पार्लियामेंट के अंदर थी, उन्होंने ये कहा बड़ा राइटफुली कहा कि अगर वो बोनाफाइडी परचेजर है और उनका कोर्ट के अंदर ये केस कंटेस्ट हो रहा है और ये कहते हैं कि हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं, कोर्ट जुरिस्डिक्शन ठीक है। मैं शर्मिला फारूकी साहब, ये जो हुकूमत की कार्रवाइयां हैं, इस पे जरा पहले आपका मौक़िफ़ भी जान लूं, फिर डॉक्टर साहब बताएंगे कि क्या कर रहे हैं। सियालकोट में भी बैठे हुए, आज ख्वाजा आसिफ का प्लाजा भी गिरवा रहे थे। लेकिन मुझे ये बताएं कि इसमें जो कार्रवाइयों में हुकूमत नाम बता रही है, सारे नून लीगी लोग जो है ना मोस्टली आपको नजर आएंगे, कोई पीपल्स पार्टी या किसी और पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है। सो आपको लगता है कि ये वन साइडेड कोई चल रही है कार्रवाई, जैसे कि मलिक अहमद खान साहब और पूरी PMLN क्लेम कर रही है? इमरान खान साहब ने तो कहा कि खोखर पैलेस जब गिरते हुए देखा तो असल तब्दीली वो थी जो किसी ने नहीं किया कब्जा माफिया के खिलाफ कभी ऑपरेशन। देखिए सादिया, तासुर तो यही जा रहा है कि इस हुकूमत का शुरू दिन से जो वतीरा रहा है वो ये है कि अपोजिशन के जो भी लोग हैं उनको अंदर प्रेशर लेकर आएँ, उनके खिलाफ किसी न किसी किस्म की कार्रवाई करें। अगर आप नैब के हवाले से भी तो देखें तो आपको यही नज़र आएगा और यही तासुर जा रहा है। और सिर्फ मैं या PMLN वाले ये बात नहीं कह रहे, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कह रहा है कि ये वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी हो रही है। मेरा ख्याल है कि ऐसे कई इनके अपने सिटिंग MNAs और गुजरा हैं जिनके बहुत गैर कानूनी प्लाजाज भी हैं, प्लॉट्स भी हैं, यहाँ तक कि उनकी गाड़ियाँ भी रजिस्टर्ड नहीं हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती बिकॉज एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। जहांगीर तरीन साहब के ऊपर तो माशाल्लाह चीनी के हवाले से फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ चुकी है। क्या कार्रवाई हुई अब तक? मालम जब्बा केस के ऊपर, परवेज खटक साहब के ऊपर सीधी सीधी उंगलियां उठती हैं, क्या कार्रवाई हुई अब तक? BRT पेशावर, उसमें 7 अरब की करप्शन का इंकशाफ हुआ है, क्या कार्रवाई है उसके ऊपर? मतलब ये कौन सी तब्दीली? ये तब्दीली ये है कि हम हुकूमत में आएँ और अपोजिशन के लोगों को जेलों में डालें, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करें, सच्ची या झूठी, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो उनको कोई हाथ ना लगाए। शब्बर जैदी साहब जो फॉर्मर FBR के चेयरमैन थे, वो क्या कह के गए? वो कह के गए मैं जिस बड़े टैक्स डिफॉल्टर के ऊपर हाथ डालता था तो इमरान खान साहब कहते थे इसको हाथ ना लगाओ, ये मेरा फाइनेंसर है। तो तब्दीली अगर ये तो ऐसी तब्दीली हमें नहीं चाहिए। हम तो उस तब्दीली का इंतजार कर रहे थे कि मुल्क में भूख और अफलास का खात्मा हो, मुल्क में बेरोजगारी का खात्मा हो, मुल्क के अंदर माफियाज का खात्मा, हर चीज। यहाँ आप वजीर खुराक से पूछे तो उनको नहीं पता गंदम कहाँ चली गई है। आप बिजली और पानी के वजीर से पूछें तो वो कहते हैं कि जनाब मुझे नहीं पता पाकिस्तान में ब्लैकआउट क्यों हुआ, इनको कुछ पता नहीं है। ना ये किसी को जवाब दे हैं, पार्लियामेंट का सेशन बुलाते हैं, किसी को जवाब देते नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कुछ नहीं है। वो जफर मिर्जा साहब जो है वो कितने लाखों मास्क जो है इन्होंने स्मगल कर दिए, क्या कार्रवाई उनके ऊपर हुई है? इनके पेशावर में जो इनके एडवाइजर थे इन्फॉर्मेशन के, मैं नाम उनका भूल रही हूँ, मलिक साहब मुझे याद दिला सकते हैं, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स पकड़ी गई थी कमीशन मांगते हुए, क्या कार्रवाई हुई है? कुछ नहीं, नथिंग, ब्लैकआउट। तो अगर इस अजमल वजीर साहब
ठीक है, मैं राइट गॉट योर पॉइंट। ये उस्मान डार साहब, ये ख्वाजा आसिफ और बाकी अगर नून लीगी हैं या और सियासी लोग हैं, ज़रूर करें अगर वाकई में सही तरीके से ऑपरेशन हो रहा है। और ये तासुर जो शर्मिला भी कह रही हैं कि एक किसी पर, हाँ, अगर गैर कानूनी काम किसी ने किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने देखा प्रोग्राम के आगाज़ में ही मैंने आपको इस्लामाबाद की, आपके खुर्रम नवाज राजा वहाँ से MNA भी हैं PTI के, वहाँ पर जो गरीब लोगों के घरों पर आके लोग फायरिंग करके उनको खौफ व हरासा करके इलाके में जो है वो डर फैला के इस तरीके से कब्जे हो रहे हैं। ये तो कैपिटल में भी हो रहा है, तो सियासी लोगों पे भी करें अगर किसी ने गलत काम किया है, लेकिन ज़रा यहाँ पे भी देख लें कि क्या हो रहा है और गरीब लोगों के घरों पर और उनके प्लॉट्स पर कैसे कब्जे हो जाते हैं। देखिए सादिया, कब्जा माफिया का ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, चाहे वो PTI से है, PMLN से है, पीपल्स पार्टी से है, इनको आड़े हाथ लिया जाएगा। देखिए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मलिक साहब मेरे भाई हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करते हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मलिक साहब से कि ये कब्जा माफिया के दफा में ऐसे बोलेंगे। लोग सुनते हैं मलिक साहब, आप खुदा का शुक्र अदा करें कि आपने सारी जिंदगी पावर पॉलिटिक्स की है, आपका किसी कमजोर घराने से ताल्लुक नहीं है। सुन लो ना यार, सुन तो लो ना मेरे भाई, फिर मेरे बाप बोलना ना, मैं सुन रहा था ना यार, मुझे कंप्लीट तो कर लेने तो मुझे बात। आप मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी इमीडिएट फैमिली की बात कर रहा हूँ। गलत देखे ना, मेरी फैमिली के 2 लोगों का नाम सुनने ना, मेरी फैमिली नाम आपने बताया था ना, आप नाम बता दीजिए, दोबारा बता दें। एक सेकंड चले। मेरे एक भाई हैं छोटे जो वाइस चेयरमैन थे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, उनका नाम दिया हुआ है, उनका किसी जमीन पे कोई कब्जा नहीं है। मेरे एक मामूजाद भाई हैं, उनके वालिद MNA हैं। मेरे मामू है मलिक रशीद साहब जो कौमी असम्बली के मेंबर हैं, उनके बेटे का नाम भी है, उनका किसी जमीन पर कब्जा नहीं है। और मैं ये कंटेस्ट करता हूँ, मैं ये चैलेंज करता हूँ। चले नामों पे देखो, पहले इस तरह की गलत लिस्ट देखे ना, ये तो फिर बड़ी सख्त ज्यादती है। अब मैं क्या कहूँ इनको, मुझे बताएं। मेरे भाई देखिए पाकिस्तान, अच्छा नहीं आप पता है क्या करें, देखिए मेरे भाई पाकिस्तान की जी उस्मान डार साहब, अगर आपको समझ लगती है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। अब देखिए मैं आपको बताऊं सादिया, ट्रस्ट मी, हुकूमती सरपरस्ती के बगैर कब्जा नहीं हो सकता। कब्जा होता कैसे है? 2 तरह से ये लोग कब्जा करते हैं। एक, सरकारी जमीन को ये हड़प करते हैं और मोस्टली वैक्यू ट्रस्ट की जमीनें इधर उधर ये जो भी खांचेबाजी करते हैं, पेपर्स में आगे पीछे करते हैं और ये कब्जा करके बैठ जाते हैं। दूसरा, ये गरीब आदमी का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, गरीब आदमी, और सबसे ज्यादा कब्जा किया जाता है ओवरसीज पाकिस्तानियों की जमीन पे। मुझे सुन रहे होंगे ओवरसीज पाकिस्तानी, बरतानिया, अमेरिका में आपका प्रोग्राम जरूर सुन रहे होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनसे पूछें, मेरे अपने शहर में PMLN का एक्स चेयरमैन और मेरे पास आ जाता है सऊदी अरेबिया से एक शख्स, कहता है ये देखे मेरे पासपोर्ट पे डार साहब स्टैंप पे लगी हुई हैं, मैं उन तारीखों पे यहाँ था ही नहीं जो झूठे स्टाम्प बना के ठप्पे शप्पे लगा के मेरी सारी जमीन मुस्लिम लीग नून का जो ख्वाजा आसिफ का चेयरमैन है वो हड़प कर गया है। और इस तरह के मुकदमात का अदालतों में सामने ओवरसीज पाकिस्तानियों को। ये कब्जा होता कैसे है? ये कब्जा करते हैं हुकूमत में पावर में आके पटवारी को, गिरदावर को, तहसीलदार को ये मिलाते हैं, हसरे आगे पीछे करते हैं। बड़ी बड़ी कॉलोनियां जब ये बनाने जाते हैं उसके अंदर कनालों और एकड़ों में गरीब आदमी की जगह को लेके आते हैं और बाद में कहते हैं भाईजान आपकी जगह उस तरफ है, इस तरफ है। इस तरह के ड्रामे किए जाते हैं। I totally agree with you। यही तरीका है कार होता है, ऐसे ही कब्जा होता है। इसलिए मैं कह रही हूँ, मैंने मिसाल दी, आपके MNA इलेक्टेड MNA PTI के हैं इस्लामाबाद के, ये और यहाँ हुकूमत अब आपकी है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि बार बार वो भी देख लें। और ये तो एक केस है जो हम तक पहुंच गया, न जाने ऐसे कितने केसेस होंगे जो गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जे हो जाते हैं। मैं देखिए मैं ऑन एयर आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, पिछले 2 साल में मुझे जाती तौर पे 4 से 6 कॉलोनियों में पार्टनरशिप ऑफर हो चुकी है बगैर पैसों के। क्या कहते हैं, डार साहब आपने पटवारी को, तहसीलदार को, गिरदावर को, असिस्टेंट कमिश्नर और DC को मैनेज करना है, बाकी सब हम करेंगे जो करना है। मैं आपको अपनी बात कर रहा हूं, जो मुझे 4-6 कॉलोनियां ऑफर हो चुकी हैं। इस तरह ये सियासतदानों को कॉलोनीज में पार्टनर बनाते हैं। जिस कॉलोनी की आप बात कर रही हैं सियालकोट में, उसके डॉक्यूमेंट्स पब्लिकली अवेलेबल है, आप देख लें। ख्वाजा साहब की बेगम वहां पार्टनर हैं और आप शेयर देखें कितने में वो पार्टनर बनी है वहां, अरबों रुपए की कॉलोनी में। ये सारा माफिया है, ये सारा माफिया है।
मुझे किस देखिए, बात की मैं खुशी है कर सकता हूं। सादिया, देखिए। मुझे इस बात की खुशी है, अगर सुन लें यार मलक साहब आप प्लीज, मैं रिएक्ट करूंगा, आप मुझे बोलने देना, आप लोग बोले हैं, मैं बोलता नहीं हूं। देखिए ना, मुझे बात- ये खुशी बात- है, बात- मेरा लीडर इमरान खान, सुन लें एक सेकंड मलक साहब, एक सेकंड ठहरिए गाला, मेरा लीडर इमरान खान अगर उस्मान डार कब्जा कर रहा होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो मेरी हौसला अफजाई करने के लिए नहीं पहुंचेगा। खोखर बरादरान, आप लाहौर में अभी लाइव कॉल करें, लाहौर में किसी भी छाबड़ी वाले को, किसी गोलगप्पे वाले को, किसी चाट वाले को, वो भी आपको बताएगा ओके। कितना बड़ा कब्जा चलिए, आप माफिया कहते ये हैं खोखर अब बरादरान टाइम- लाहौर का। मुझे मरियम बात करने की सफदर इजाजत दे। जो फ्यूचर ठीक लीडर है, कहती है 30 seconds है, उनको मेरे खोखर पास मलिक बरादरान साहब के साथ respond कर खड़ी हो जाती है दीजिए। जाके, देखिए, ये एक सेकंड, उनको उस्मान, शाबाश एक देती सेकंड। हैं, उनकी हौसला उस्मान, एक अफजाई सेकंड। करती है मरियम सफदर जी जी साहिबा। जी उस्मान एक फरमाइए। सेकंड ठहरे, मलिक देखिए साहब बात। 30 seconds मैंने respond नहीं, करें। लेकिन अब आपका वो, मैं इसीलिए उस्मान की बात को बीच में रोक रहा था कि रेटरिक पे जा रहा है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ जी, कि जी। ये जो अभी आपको मैंने कहा कि जो शहजाद अकबर की लिस्ट है, उसमें जिन 2 केसेस को मैं पर्सनली जानता हूँ, उन 2 केसेस की वजह से मैं ये कह सकता हूँ ओके। कि जितनी लिस्ट शहजाद अकबर ने दी है, पर अगर वो सारी ऐसी है तो फिर ये सारी गलत है। ठीक है, आप कहते हैं उस लिस्ट में ऐसे नाम भी हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है कब्जा से। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू वाइंड अप है, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। मलिक अहमद खान साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा, उस्मान डार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।